इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट में बोलते हैं ईएमआई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म के बाद, क्योंकि इसमें बहुत सारा मैग्नेटिज्म का एप्लीकेशन देखने को मिलता है। इवन इसमें मैग्नेटिज्म का ही एक तरीके से कह दो कि रिवर्स पार्ट है। जैसे मैग्नेटिज्म में हमने क्या पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो फैराडे ने ये माना, माइकल फैराडे, जो मैं तुमको बताऊं जिसका पूरा कंट्रीब्यूशन ही उसी के सारे एक्सपेरिमेंट पे ये पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें हम फैराडे के 2 लॉ पढ़ेंगे। और फैराडे ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया था फिजिक्स में। उसने ईएमआई में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। ईएमआई में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 2 लॉ दिए थे। उसने एसी जनरेटर बनाया था, उसने मोटर बनाया था, उसने केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं फैराडे के लॉ आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के, तो उधर भी उसका कंट्रीब्यूशन है। ही वाज द जीनियस। तो फैराडे ने बताया, उसने सोचा, उसके दिमाग में ये चल रहा था कि हर चीज़ का रिवर्स इफेक्ट होता है। ऐसा उसको लगता था कि नेचर लव्स सिमेट्री, नेचर लव्स सिमेट्री। इसका मतलब ये होता है कि अगर कहीं पे कुछ हो रहा है तो उस जिस कारण से हो रहा है उसका उल्टा भी हो सकता है। मीन्स अगर तुम कहीं जाओगे, जैसे तुम घर से कहीं दूर जाते हो, तो वापस तुम्हें घर पे तो आना ही होता है। ये बेसिक सी बात है। इतने छोटे से एग्जाम्पल से हम इसको जोड़ सकते हैं। तो उसने ये देखा कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो हमने पिछले वाले चैप्टर में पूरा पढ़ा, तो उसको ये लगा, ठीक है, जो ज़्यादा सोचते हैं उनको काफ़ी हद तक जो लगता है वो काफ़ी हद तक रियलिटी से जुड़ा होता है, सच होता है। तो उसको ऐसा लगा, उसको लगा कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है तो रिवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। मींस मैग्नेटिक फील्ड करंट को प्रोड्यूस कर सकता है। ये उसके दिमाग में था और इसी से रिलेटेड वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंटिन्यूअसली किए जा रहा था। और उसने, मैं कहूँ कि कम से कम 3, 4, 5 साल तक लगातार एक्सपेरिमेंट करते करते वो बोर हो गया बिल्कुल। जब उसको लगा कि शायद मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत हो सकता है, तो एक दिन उसको गुस्सा आ गया और वो अपनी लेबोरेटरी में बैठा हुआ था और वहाँ पे उसने अपने सेटअप बना रखे थे, सर्किट टाइप के, सर्किट मतलब क्लोज लूप वायर कॉइल टाइप के। तो उसको गुस्सा आ गया और गुस्सा आया तो उसके हाथ में एक मैग्नेट था, उसने वो फेंक दिया। और जब उसने वो मैग्नेट को फेंका तो वहाँ पे एक सर्किट बना हुआ था और उस सर्किट से एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ था। ये सब वहाँ पे तो उसका सेटअप बना हुआ रहता ही था। तो उसने देखा कि उसकी नज़र गैल्वेनोमीटर पे पड़ी, तो उसने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। अब उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, ये तो तुम भी जानते हो कि गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन आने का मीनिंग क्या होता है कि वहाँ पे करंट आया। तो फिर उसको बात समझ में आई कि वाकई ऐसा क्यों हुआ। तो उसने मैग्नेट को उठाया और उसके पास लेके गया। तो उसने देखा कि जब उस सर्किट के पास लेके गया, सर्किट मीन्स एक कॉइल है, एक लूप है, ठीक है, लूप, और उसमें गैल्वेनोमीटर लगा है लाइक दिस, इस तरीके का एक लूप था और उसमें उसने नीचे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया था। ठीक है, तो जब वो मैग्नेट को इसके आसपास लेके आ रहा था, जब इसके पास ले आया तो उसने देखा इसमें इसके पास ला के रखा, देखा कोई डिफ्लेक्शन नहीं। फिर वो बोर हो गया, फिर उसने कहा ठीक है फिर देखते हैं। फिर वो इसके पास लेके आया और उसने जब लाया तब इसको ऑब्जर्व किया। तो उसने जब लाते हुए देखा तो इसमें डिफ्लेक्शन आया, जब ला के रोक दिया तो डिफ्लेक्शन नहीं आया। फिर वो वापस ले गया, तो वापस ले जाते समय इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला, लेकिन जब दूर ले गया तो फिर बाद में फाइनली कुछ नहीं था। तो उसने यहाँ से एक बात पे वो श्योर हुआ कि जब वो इसको इसके पास लाता था तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखने को मिलता था, जब वो यहाँ ला के रोक देता था तो कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता था, जब वो दूर लेके जाता था तो ले जाते समय जब इसको ऑब्जर्व करता था डिफ्लेक्शन होता था। तो उसने कहा कि इस मैग्नेट को इसके पास लाने पे या दूर ले जाने पे यहाँ पे डिफ्लेक्शन होता है, मीन्स यहाँ पे कुछ करंट डेवलप होता है। दिस वॉज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर फैराडे का फर्स्ट लॉ भी बोल सकते हैं। मीन्स जब वो इसके पास लाता था तो उसने फिर इसको कंक्लूड किया कि वाकई होता क्या है एंड व्हाट फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द करंट। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन का मतलब करंट, कि किस वजह से करंट आता है। तो उसने कहा कि जब मैं इस मैग्नेट को पास लेके आता हूँ या दूर लेके जाता हूँ तो उस समय इससे एसोसिएटेड फील्ड लाइंस चेंज होती हैं। पास ला जैसे ज़्यादा दूर होगा, अगर ये मैग्नेट ज़्यादा दूर होगा यहाँ कहीं, तो कुछ फील्ड लाइंस इससे क्रॉस करके जाएंगी, ठीक है, लाइक दिस। जब पास लेके आओगे तो ज़्यादा क्रॉस करके जाएंगी। तो उसका मतलब ये था
कि अगर देखा जाए तो जब इसको पास लाते हैं, दूर लेके जाते हैं, तो इससे एसोसिएटेड फील्ड लाइंस चेंज होती हैं। वो फील्ड लाइंस जो चेंज होती हैं उन्हें फ्लक्स, मतलब फील्ड लाइंस को फ्लक्स बोलते हैं, और फ्लक्स चेंज होता है तो फिर करंट आता है। तो उसने पहला लॉ बताया, उसने कहा कि किसी भी सर्किट, लूप या कॉइल से एसोसिएटेड अगर फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक इंड्यूस्ड करंट, उसके स्पेशल जो करंट था उसका नाम इंड्यूस्ड करंट रख दिया, ठीक है। तो उस करंट का नाम इंड्यूस्ड करंट। तो उसने कहा कि अगर किसी भी सर्किट, किसी लूप, किसी कॉइल से एसोसिएटेड अगर फ्लक्स चेंज होता है, दैट फ्लक्स चेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंड्यूस्ड करंट। और अगर लूप ओपन है तो उसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए, जिसको इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड वोल्टेज बोलेंगे, ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन लिखता हूँ और फिर हम फैराडे के लॉ लिखेंगे, ठीक है। देखो, इफ फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी कॉइल और लूप changes an induced current, means अगर क्लोज लूप है, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ ओपन है, ओपन सर्किट है, एन इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ develops in that loop। ये दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हैशटैग कर लो इसको। देखो, मीन्स किसी भी कॉइल, लूप, इनसे एसोसिएटेड अगर कभी भी फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी परपेंडिकुलर, तो ये होगी डेफिनेशन, ठीक है। अगर उससे एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें करंट आ जाएगा। तो फ्लक्स की डेफिनेशन को भी बता ही देते हैं, पढ़ा है पहले से भी, लेकिन यहाँ ज़रूरत है तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो पढ़ ही लिया था, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ते हैं यहाँ पे तो, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स वही मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी लूप से एसोसिएटेड कितनी फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। दिस इज, ये इसका एरिया वेक्टर मान लो डी ए, ये एंगल थीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है? दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए, फाई इज इंटीग्रेशन ऑफ बी ए कॉस थीटा, ऐसे लिख लो। इफ बी इज कांस्टेंट तो फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू पी डॉट ए। तो इंटीग्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर कांस्टेंट है फ्लक्स, वेरिएबल है तब ये पहली डेफिनेशन, और अगर कांस्टेंट है तो दूसरी डेफिनेशन, ठीक है। और अच्छे से अगर डेफिनेशन लिख लें तो ये है टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स। यूनिट याद कर लो, वेबर। बाकी एक यूनिट तो यहाँ से टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर भी बना सकते हो, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये 2 यूनिट है, वेबर ऐसा यूनिट है, इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये तुम जानते हो। बाकी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दे सकता हूँ, एरिया वेक्टर दे सकता हूँ, क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ठीक है। एरिया इधर उधर घुमा के कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। इस इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो मिटा दूँ, तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा क्योंकि ये हमको पहले से पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन 1-2 अच्छे क्वेश्चन इस पे बता देता हूँ। देखो,
1 2 3, यही देख लो, 3 को कंपेयर करके देख ले रहे हैं। मानो ऐसे मान लो कि कहीं पे ऐसे करके एरिया है, ठीक है, मान लो ये 4 है और ये कितना है 3 है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है B = 2 टेस्ला। तो फ्लक्स कितना होगा, B कांस्टेंट है, B एरिया कितना हो गया 12 × cos 90, एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ हो गया ना, तो 90 डिग्री हो गया, तो फ्लक्स कितना हो गया 0। इससे एसोसिएटेड कोई फ्लक्स नहीं होगा क्योंकि इसे क्रॉस करके कोई भी लाइन नहीं जाएगी। अगर मान लो मैं तुमसे कहूँ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसे ही, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड वही है 2 टेस्ला, और एरिया ऐसे, हर जगह है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, एरिया ऐसे, चार 3, ठीक है। इस बार एरिया वेक्टर ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे, एरिया वेक्टर किधर आया, एरिया वेक्टर ऐसे लिख लो, दिस इज 12J, ऊपर हो जाएगा ना, YZ प्लेन में लूप रखा हुआ एरिया, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी लिखोगे तो 2I है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, वंस अगेन डॉट प्रोडक्ट निकालना है, 0 आ जाएगा, तो फिर से 0 आ गया। वेक्टर करके लिखना है, वेक्टर करके लिखो जैसे लिखना है। अगर मान लो ऐसे था, एक लास्ट क्वेश्चन फ्लक्स पे, देखो अगर मान लो मैं तुमसे कहूँ ऐसे था कोई लूप, ठीक, ये था कितना 4 और ये कितना है 3, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे, इस बार मैग्नेटिक फील्ड किधर है, Z डायरेक्शन में, ठीक है, सब जगह है। अब इसको y एक्सिस के लॉन्ग ऐसे है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं। इस समय फ्लक्स कितना है, इस समय फ्लक्स लिखने में कोई बुराई नहीं, कितना आ जाएगा, एरिया वेक्टर भी बाहर, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर, मैग्नेटिक फील्ड वही चल रहा है 2 टेस्ला, ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना है मैग्नेटिक फील्ड का 2 टेस्ला, तो फ्लक्स कितना आएगा, फ्लक्स आएगा 2, एरिया 12 और बाकी कॉस 0, तो फ्लक्स कितना आया 24 वेबर, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा बदला क्वेश्चन, मैंने क्या किया, इफ लूप रोटेटेड पैरेलल टू y एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज बाय 60 डिग्री। अभी बताओ कि एरिया वेक्टर के साथ, एरिया वेक्टर किधर है, जेड एक्सिस के लॉन्ग ऐसे है, ऐसे घुमाओ, तो जितना तुम लूप को घुमाओगे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उतना ही एरिया वेक्टर घूम जाएगा कि नहीं भाई, उतना ही घूम जाएगा कि नहीं, देखो। तो कहने का मतलब बस मैग्नीट्यूड देखना है और डायरेक्शन देखनी है। मैं चाहूँ एरिया वेक्टर बना के भी लिख सकता हूँ, पहले ऐसे ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ सीधे सीधे, तो एरिया वेक्टर पहले इधर था, 60 डिग्री घुमाया तो एरिया वेक्टर इधर चला गया, मतलब जेड एक्सेस से 60 डिग्री एंगल बनाने लगेगा एरिया वेक्टर, ठीक है। तो फिर फ्लक्स कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट वो ऐसे ही रहेगा, एरिया का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट 12 और एंगल कितना cos 60, तो फ्लक्स कितना आया cos 60 1/2 12 वेबर, कितना आएगा 12 वेबर। एरिया का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, एंगल ही तो चेंज हो रहा है, एंगल लिखते जाओ, अगर मैं 90 डिग्री घुमा दूँ तो एंगल 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो वो एंगल देखना है, तो आसान क्वेश्चन है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसको ऐसे ही कर लेना है, और फ्लक्स पे ज़्यादा टाइम पास नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कराए गए हैं। देखो फ्लक्स समझने के बाद अब मैं तुमको बता दूं कि अब आता है फैराडे लॉ।
फैराडेज लॉ। पहला, दिस इज डेफिनीशन ऑफ ईएमआई, डेफिनीशन ऑफ ईएमआई अभी बताया है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं। दूसरे में है कि रेट, दूसरे लॉ में उसने बताया कि कितना ईएमएफ या कितना करंट कैसे डेवलप होता है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू induced EMF, induced EMF means E is directly proportional to d phi over dt। कांस्टेंट के की वैल्यू 1 होती है, ऐसे लिख लो माइनस डी फाई ओवर डी टी, या फिर ई इक्वल्स टू मॉड डी फाई ओवर डी टी। माइनस डी फाई ओवर डी टी, माइनस साइन वो समझने के लिए, बाकी ई की वैल्यू यहाँ से निकाला करेंगे। नेगेटिव साइन का के लिए नेगेटिव साइन सोर्स कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द कॉज ड्यू टू विच इट डेवलप्स, ठीक है। तो वो नेगेटिव साइन इसलिए केवल उसका हम अलग से यूज़ कर लेंगे, बाकी डी फाई ओवर डी टी इसलिए मैंने मॉड में लिख लिया है। इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, दिस इक्वेशन इज यूज टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए डी फाई ओवर डी टी का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, हो गए दोनों लॉ। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, तो पहला लॉ डेफिनीशन है ईएमआई की और दूसरा लॉ कैलकुलेशन करवाएगा, ठीक है। तो देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ ई एवरेज लिखा जाए तो वो आएगा डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, ठीक। ई इंस्टेंटेनियस था डी फाई ओवर डी टी, ठीक है। अगर कहीं पे फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप मान लो ये 30 डिग्री, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ देगा स्लोप कितना 1030, ई इक्वल्स टू 1/√3। फाई टी ग्राफ दिया गया, उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ लिया, पता है स्लोप tan थीटा होता है, tan थीटा 1/3, ठीक है। तो फ्लक्स बढ़ रहा है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाए, ये मैग्नीट्यूड होगा। बाकी डायरेक्शन निकालने का तरीका मैंने तुमको बता दिया है, डायरेक्शन अलग से निकाला करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, लेंज लॉ डिफाइन कर रहा हूँ। लेंज लॉ क्या है? देखो, लेंज लॉ इज यूज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, कैसे वो डेवलप होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस्ड करंट, उन दोनों की डायरेक्शन निकालने के लिए हम लेंज लॉ का यूज़ करेंगे। तो लेंज लॉ ये कहता है कि इफ फ्लक्स एसोसिएटेड with any loop or coil changes, then induced current or induced EMF is developed that induced current opposes the cause due to which it develops। मीन्स फैराडे का ही लॉ है लेकिन डायरेक्शन निकालने के लिए, ठीक है। उसने कहा कि वो सही बात है, फैराडे ने जो बोली कि फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी लूप और कॉइल चेंजेस देन इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट वहाँ पे डेवलप होता है, बट दिस अपोजेस दैट कॉज ड्यू टू विच इट डेवलप्स।
ठीक है, लाइक दिस। देखो अगर मैं तुमसे कहूँ, इसको स्टेटमेंट को तो मिटा देता हूँ, ठीक है, स्टेटमेंट को तो लिख लिया होगा। देखो डायरेक्शन निकालेंगे इंड्यूस्ड करंट की। दिस इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन, यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए देखो कैसे। मान लो अपने पास ये एक लूप है, इसमें मान लो मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, एक और लूप है, इसमें भी ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया, एक और लूप ले लो, सब में गैल्वेनोमीटर लगा दिया। तो मान लो यहाँ एक बार मैग्नेट है और इधर एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये बार मैग्नेट रेस्ट पे है, इसमें कोई करंट नहीं आया, नो करंट, कोई डिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिला, ठीक है। दूसरा, इसमें बार मैग्नेट को पास लाए, ये अलग कर लो, इसमें बार मैग्नेट को इसके पास लेके आए, दिस इज बार मैग्नेट, मान लो एन पोल पास लाए ऐसे, तो इसको कुछ देखने को मिला। कैसे? इसको करंट दिखा यहाँ से इसको करंट कैसा दिखा, क्लॉकवाइज करंट, ठीक है, क्लॉकवाइज करंट लाइक दिस, यहाँ से ऐसे क्लॉकवाइज करंट। इस पे एक ऑब्जर्वर था, यहाँ पे लेके आए, मान लो लेके क्या आए, दूरी ले जा रहे हैं इस बार, एन पोल एस पोल इधर, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज दिखा, डिफ्लेक्शन मान लो ऐसे हो गया, इसमें मान लो डिफ्लेक्शन ऐसे हो गया था, ठीक है, ऊपर की तरफ हो गया, इसमें नीचे की तरफ, क्योंकि डायरेक्शन बदली है, तो इसमें ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस, इधर से ये उसने ऑब्जर्व किया, ऐसे लूप रखे। अब इनको समझते हैं कि मीनिंग क्या है इनका, लेंज लॉ से, ठीक है। यही डायरेक्शन निकालने को आती है कि इस बार मैग्नेट को लाओगे तो इसमें किधर करंट होगा, इस बार मैग्नेट को ले गए तो किधर करंट होगा, बार मैग्नेट को रेस्ट पे रखा तो किधर करंट होगा, तो कोई करंट नहीं होगा, ठीक है। तो देखो इसको समझने का तरीका क्या है, एन पोल को पास लाए तो लेंज लॉ ने कहा देखो पास लाने पे फ्लक्स तो चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे एसोसिएटेड बढ़ेंगी, तो फ्लक्स अगर चेंज होगा तो ये जो लूप है इसमें करंट डेवलप होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। उसने कहा था कि इसमें जब इससे एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा तो करंट तो डेवलप होगा, ये तो फैराडे ने कहा था, लेकिन उसने कहा कि ये जो करंट डेवलप होगा वो उस कॉज का अपोज करेगा जिसके कारण ये डेवलप हो रहा है। तो कैसे डेवलप हो रहा है, एन पोल के पास आने की वजह से डेवलप हो रहा है। तो ऐसे देखो, तो इसके इधर वाले फेस पे दो फेस बनेंगे, इधर वाला और इधर वाला, इधर वाले को ये देख रहा है इधर से, इस साइड है ना इसके, तो इधर वाले फेस, तो एन पोल के पास आने का अपोज होगा इधर एन पोल डेवलप हो, और इस साइड एन पोल डेवलप हो तो मतलब इधर एस पोल डेवलप हो, और एस पोल का मतलब होता है क्लॉकवाइज करंट। तो इधर एस पोल, इसको इधर से एस दिखेगा, इसको इधर से क्लॉकवाइज करंट दिखेगा, तो इधर से एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए तभी अपोज हुआ। तो मीन्स इसमें इस लूप में इस तरीके से करंट डेवलप होगा कि वो उसके आने का अपोज करे। तो कौन आ रहा है, एन पोल, तो एन पोल डेवलप हो जाए इधर वाले फेस पे, ठीक है, इधर वाले फेस पे एन पोल डेवलप हो गया तो अपोज हो गया, सेटिस्फाई हो गया, और वही नेगेटिव साइन फैराडे लॉ में शो करता था।
अब देखो एन को दूर लेके जा रहे हैं, तो एन के दूर जाने का अपोज हो, क्यों? क्योंकि दूर ले जाने पे भी फील्ड लाइंस चेंज होंगी, फ्लक्स चेंज होगा। तो एन के दूर जाने का अपोज कैसे हो सकता है कि इसके ही इधर वाले फेस पे, इस साइड वाले पे, जो कि मैग्नेट के साइड है, इधर वाला, इधर वाले फेस पे एन पोल के जाने का अपोज कैसे हो सकता है? इधर एस पोल डेवलप हो जाए। एस पोल का मतलब इधर से क्लॉकवाइज करंट, तो इधर से एंटी क्लॉकवाइज। इधर एस पोल डेवलप हुआ तो इधर एन पोल डेवलप हुआ। एन पोल का मतलब इधर से क्या दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको क्या दिखा? एंटी क्लॉकवाइज। इधर ऑब्जर्वर में बिठाते तो उसको क्लॉकवाइज दिखता। ठीक है, तो वो 180 डिग्री का खेल होता है। तो ये लेंज लॉ था। ठीक है, लेंज लॉ इस तरीके से, दिस इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब इसको हटा के हम लेंज लॉ एज ए एनर्जी कंजर्वेशन समझ लेते हैं। पहले लेंज लॉ एज ए एनर्जी कंजर्वेशन। लेंज लॉ एज ए एनर्जी कंजर्वेशन। लेंज लॉ एज ए एनर्जी कंजर्वेशन। लेंज लॉ एज ए एनर्जी कंजर्वेशन देखते हैं। लेंज बोर्ड में लिखने को आता है, यहाँ समझने का है। लेंज लॉ एज एनर्जी कंजर्वेशन। देखो एनर्जी कंजर्वेशन तो जानते ही हो, एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, बिल्कुल लॉस ना होना चाहिए। तो लेंज लॉ एज ए एनर्जी कंजर्वेशन सुनो। जैसे मान लो ये वाला लूप था, ठीक, और इस लूप में हमने इधर गैल्वेनोमीटर लगाया था, डिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन आया था, जो भी था। मान लो यहाँ से एन पोल को इसके पास लेके आ रहे थे। ठीक है, तो इस बात को समझो कि अगर तुम एन पोल को इसके पास लेके आओ तो इधर वाले पे एन पोल डेवलप होता था, आने का अपोज होता था। ठीक है, तो आने का जब अपोज होगा तो उस अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट मेहनत करनी होगी, वर्क डन करना होगा। एंड दैट वर्क डन, दैट मैकेनिकल एनर्जी, वही जो एनर्जी दी जाती है, वही एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में डेवलप होती है। सिमिलरली अगर दूसरा केस देखा जाए, ये वाला, कि इसमें हम दूर लेके जा रहे थे। अगर दूर लेके जा रहे थे, एन पोल को ही दूर ले जा रहे हैं, चलो ठीक है, मान लो ये एन पोल है और इसको दूर ले जा रहे हैं, तो फिर एन पोल के दूर जाने का अपोज होता था, तो इधर एस पोल डेवलप होता था, तो वो अट्रैक्ट करता था, उस अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना होता था। मींस कुछ मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड करनी होती थी। दैट मैकेनिकल एनर्जी उससे दूर तो ले जाते ही थे, तो वो जो मैकेनिकल एनर्जी खर्च करनी होती थी दूर ले जाने में, वही मैकेनिकल एनर्जी, अगर वो 10 जूल है तो उतने ही जूल मैकेनिकल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती थी। ठीक है, और तीसरा केस क्या था कि मान लो अगर तुम बार मैग्नेट को रोक दो, मान लो तुमने बार मैग्नेट को कहीं नहीं लेके गए, एन एस रेस्ट पे कर दिया, तो कोई करंट नहीं आता था, नो करंट। नो करंट का मतलब क्या था कि कोई मैकेनिकल एनर्जी नहीं दी, ले ही नहीं गए, ले नहीं गए तो कोई वर्क डन नहीं किया, कोई वर्क डन नहीं किया तो कोई एनर्जी खर्च नहीं की, कोई एनर्जी खर्च नहीं, कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी मैकेनिकल एनर्जी दी जाएगी तो हेयर मैकेनिकल, एक में लिख दे रहा हूँ, इसी केस में लिख लो, हेयर मैकेनिकल एनर्जी अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो जो भी एनर्जी खर्च की वो दूसरे फॉर्म में मिल गई, दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन। ये चीज़ यहाँ लिख सकते हो, द मैकेनिकल एनर्जी अगेंस्ट या वर्क डन अगेंस्ट अट्रैक्टिव फोर्स दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म। ठीक है ना, तो मिटा दूँ लेंज लॉ एज एनर्जी। अब डायरेक्शन निकालेंगे लेंज लॉ से फिर। ठीक है, डायरेक्शन निकालना आ जाएगा, फिर मैग्नीट्यूड निकाला करेंगे फैराडे लॉ से। ठीक है, तो डायरेक्शन देखो कुछ। पहला केस, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है अनलिमिटेड, किधर है, नेगेटिव जेड एक्सिस के अलाउ।
मान लो ये लूप इसके अंदर ला रहे हैं, कोई लूप इधर बाहर लेके जा रहे हैं, इधर बाहर लेके जा रहे हैं, अंदर ला रहे हैं, अनलिमिटेड मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे कोई लूप है इस तरीके से और उसको बड़ा करके सर्कल बना रहे हैं, ठीक। अब इनमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालनी कि इंड्यूस्ड करंट किधर होगा। 5 क्वेश्चन ले लिए छोटे छोटे, लेंज लॉ से निकालेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन लेंज लॉ से होंगे, बहुत अच्छे से समझना कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक। देखो लूप है, ये बंद है, ठीक है, तभी करंट आएगा, जब तक बंद नहीं होंगे तो अगर गड़बड़ बना है तो समझ लेना। देखो अंदर ला रहे हो, समझना ध्यान से। जैसे अंदर लाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अंदर है, तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स अंदर की तरफ, अंदर आने पे बढ़ना शुरू होगा। पहले इतना सेक्शन अंदर जाएगा, फिर इतना पार्ट जाएगा, फिर इतना पार्ट जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर, और वो बढ़ रहा है। भाई अंदर लाने पे तो बढ़ेगा ना, ठीक है। पहले कम एरिया से बाउंडेड होंगी, ज़्यादा फील्ड लाइन्स बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे अंदर आए। तो अंदर लाने पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड है, इनवर्ड है, और वो बढ़ रहा है। तो बढ़ने का अपोज होना चाहिए, लेंज लॉ तो यही कहता है। तो इसमें करंट इस डायरेक्शन में आएगा कि उसके बढ़ने का अपोज करे। तो अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो इसमें करंट आए ऐसे कि अपोजिट आ जाए, तो इधर आ जाए मैग्नेटिक फील्ड जो करंट हो उसका। तो इसमें करंट ऐसे डेवलप होगा कि बाहर आ जाए, क्योंकि अंदर है बढ़ रहा है, तो अंदर है बढ़ रहा है उसके अपोजिट आ जाए, क्योंकि बढ़ने का अपोज कैसे होगा? ऐसे होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सी डायरेक्शन आई? एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें आओ, फिर ला रहे हैं अंदर, तो अंदर है बढ़ रहा है, तो इसमें करंट आए ऐसे इस लूप में कि अंदर की तरफ बढ़ने का अपोज, तो अंदर की तरफ तो बढ़ ही रहा है, तो बाहर की तरफ आ जाए। तो इसमें करंट ऐसे आए जिससे कि उसका मैग्नेटिक फील्ड आए बाहर की तरफ, तो ये वाला करंट आ जाएगा। ये कौन सा है? वंस अगेन एंटी क्लॉकवाइज। बाहर निकाल रहे हैं, बाहर निकालने पे फ्लक्स कैसा होगा? भाई कम होगा, तो अंदर की तरफ है और वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो कम होने का अपोज हो। कम होने का अपोज का मतलब इसमें जो करंट आए वो कम ना होने दे, तो कम हो रहा है तो उसी डायरेक्शन में आ जाए। तो कहने मतलब ऐसे करंट आए जिससे उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिलना शुरू हो जाए। तो ये रहा, ये कौन सा? क्लॉकवाइज। ये वाला बाहर, बाहर आ रहा है, तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स जो अंदर है वो कम होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे ये बाहर आएगा। तो अंदर की तरफ है वो कम हो रहा है, तो कम नहीं होना चाहिए, तो इसमें जो करंट आए वो उसी डायरेक्शन में देना शुरू करे जिससे कम होने का अपोज हो जाए। तो इसमें इस डायरेक्शन में ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं, दिस इज क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इधर आओ, इसमें ये इनिशियल था ऐसा, ऐसा कर रहे हैं। तो देखो पहले ऐसे था लूप कोई, तो उससे एसोसिएटेड फ्लक्स तो कम रहा होगा, इतना ही एरिया रहा फ्लक्स में, फिर उसको बड़ा कर दिया, तो फ्लक्स बढ़ा, तो अंदर की तरफ फ्लक्स है और वो बढ़ रहा है, तो अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका जो करंट डेवलप हो वो बाहर आए, उसके बढ़ने का अपोज हो। तो वही अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो अपोजिट दे दे, तभी तो कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये डायरेक्शन आएगी, तब आएगा। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आसान है, इनको एक बार समझ लेना अच्छे से कैसे करके किए जा रहे हैं, ठीक है। मिटा दूँ, और देखो अगर मैं तुमसे कहूँ, मान लो अपने पास ये एक लूप है, ठीक, और इसमें कैपेसिटर लगा दिया यहाँ, और इधर से एक एन पोल लेके आए, अब इधर एक ऑब्जर्वर है, ये प्लेट ए और बी, ये कैपेसिटर है, दिस इज कैपेसिटर। अब तुमको ये बताना है कि एक प्लेट ए एक बी, कौन सी वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी।
और कौन सी नेगेटिवली। तो देखो ऐसे है, ये रेयर साइड है, ठीक है, पीछे की साइड, और ये इधर। तो एन पोल आएगा उधर से, तो उधर एन पोल डेवलप होना चाहिए, इधर एस पोल डेवलप होना चाहिए। इधर एस पोल डेवलप होना चाहिए, तो मतलब क्लॉकवाइज करंट देखेगा इसको। तो क्लॉकवाइज करंट ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करंट लगातार डेवलप होगा। करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज, ऐसे। तो ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे घूम के ऐसे जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे घूम के ऐसे करके घूम के ऐसे जाएगा। तो ए पे पॉजिटिव चला जाएगा, ए पॉजिटिव बनेगा और बी बनेगा नेगेटिव। भाई यहाँ से ऐसे करके घूम के जाता रहेगा ना इधर क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज तो ऐसे ही होता है। तो ऐसे करके जब जाता रहेगा ऐसे करके, तो वो यहाँ से जो चार्ज है वो घूम के ऐसे जाएगा। दिस इज करंट डायरेक्शन, दिस इज पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन। तो सारा पॉजिटिव चार्ज ऐसे घूम घूम के यहाँ पहुँच जाए, तो इस प्लेट पे इकट्ठा हो जाएगा। तो ये वाली प्लेट कैसी बनेगी, पॉजिटिव, और ये प्लेट बनेगी उसी तरीके से नेगेटिव। ठीक है, ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है, पूछा गया है कई बार। इसको मिटा देते हैं, ये सब लेंज लॉ से होते हैं। और देखो मान लो ये एक लूप है, ऊपर से एक बार मैग्नेट को रिलीज कर दिया, NS रिलीज्ड, और अप्रोच कर रहा है, अप्रोचिंग। ठीक है, अलोंग द एक्सिस है, और दूसरे केस में इसे क्रॉस करके निकल जाएगा। गोइंग अवे, अपने आप से फ्री। ठीक है, एंड आगे वाला है ऐसे ही रहेगा। ठीक, तो तुम बताना है तुमको इसका एक्सेलरेशन। बार मैग्नेट ब्लॉक की तरह एक्सेस के लॉन्ग छोड़ दिया, तो जब आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा। एक्सेलरेशन के ऑप्शन इस क्वेश्चन में भी ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ बार मैग्नेट। तो देखो इधर एन, तो ऊपर वाले फेस पे भी एन डेवलप होगा, जैसे जैसे अप्रोच करेगा तो एन उसको रिपेल करेगा, तो इसका एक्सीलरेशन ए इज लेस देन जी होगा। ऐसे ऑप्शन होते हैं वहाँ पे कि ए इज लेस देन जी, ए इज मोर देन जी, तो एज लेस देन जी। जब ये ऐसे जाएगा तो यहाँ एस पोल है, तो ये एस पोल दूर जा रहा है, तो दूर जाने का अपोज होगा। तो इसी फेस पे नीचे वाले पे कौन सा पोल डेवलप होगा, एस को अपोज होने का मतलब एन पोल डेवलप होना चाहिए, तब अपोज होगा। ठीक है, तो एन पोल डेवलप होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा, दूर जाने का अपोज करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो वंस अगेन एक्सीलरेशन लेस देन जी ही होगा। तो अट्रैक्ट करेगा ना, फ्री फॉल का केस तो बना नहीं, कोई ना कोई फोर्स तो अट्रैक्ट कर रहा है, तो एक्सीलरेशन फ्री फॉल होता तो लेस देन जी। अपोजिंग फोर्स है ना हमेशा, इसमें ऊपर लग रहा है तो फ्री होता तो जी से गिरता, फोर्स ऊपर लगा तो थोड़ा सा कम हो गया, फ्री होता तो जी से गिरता, थोड़ा सा फोर्स ऊपर लग गया तो वो फिर से कम हो गया, तो ए इज लेस देन जी। करंट की डायरेक्शन निकालना है तो निकाल सकते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक्सीलरेशन की बात की मैंने। ठीक है, और देखो थोड़ा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मान लो जैसे और डिटेल में फील्ड लाइंस को भी देखा जाए, मान लो कोई बार मैग्नेट है, अगर यहाँ है NS, तो इस समय इससे फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, कितनी मैंने मान ली, लाइक दिस। ठीक है, मैंने वो वाली बनाई जो इसे क्रॉस करके जा रही हैं, बाकी और सबसे लेना देना नहीं है। कितनी क्रॉस करके गई, 1 2 3 4 5। अब नज़दीक ले आओ थोड़ा, कैसे करके फ्लक्स चेंज होता है कॉइल को नज़दीक लाने पे और दूर ले जाने पे। ज़्यादा क्लोज ले आए, एन
और एस। 1 2 3 4 5 6 7। और अच्छे से बनाएं तो बनाते रहो ऐसे। तो नज़दीक लाने पे दिस इज दूर है, अवे, और दिस इज नियर। तो पास लाने पे फील्ड लाइंस ज़्यादा क्रॉस करके जाती हैं, जिससे क्या होता है, फ्लक्स बढ़ जाता है पास लाने पे, इसलिए वो करंट आता था। तो ये हम बना सकते हैं। और देखो फील्ड लाइंस और बनाते हैं। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मान लो, ये समझना ध्यान से, ये मान लो तुम्हारे पास एक कोई लूप है, ठीक है, और इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। कौन सी डायरेक्शन होगी? क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे किधर होगा? ऐसे करके। तो वो केवल सेंटर पे ही नहीं होता है, ऐसे करके होता है, ऐसे। बहुत ध्यान से। अब ये बहुत बड़ा लूप बनाएंगे तो पूरा लूप नहीं बना रहे हैं, ये तो सबको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। किसी भी सर्कुलर लूप में करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं वो हम बना रहे हैं। ऐसे पूरा लूप बनाएंगे, तो थोड़ा 3 डायमेंशन है इसलिए ऐसा लग रहा है, ठीक है। पूरा लूप बनाएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है। अब यहाँ से एक बात समझनी है बस, इसलिए मैंने ये बनाया है। देखो, मतलब लूप के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो ऐसे है, ऊपर, अंदर से, अंदर से। मैं ऐसे लिख दूंगा, इनसाइड अपवर्ड, ठीक है, ऊपर है सब। और आउटसाइड किधर? चाहे इस लूप के इधर आउटसाइड आओ तो भी नीचे, इधर आउटसाइड आओ तो भी नीचे। इधर ऐसे करके होंगी, इधर ऐसे करके होंगी, ठीक है, और इधर ऊपर की तरफ होंगी, ठीक है। तो अंदर जिधर होंगी बाहर उसकी उल्टी होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि वो क्लोज लूप बनाएंगी, तो इनकी मुझको ज़रूरत होगी। और एग्जैक्टली देखा जाए तो ये फील्ड लाइन्स एकदम ऐसे इस लूप, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऐसे घूम घूम के जा रही हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। देखो ध्यान से, ठीक है। तो इनसाइड अपवर्ड, तो आउटसाइड डाउनवर्ड, तो आउटसाइड डाउनवर्ड। बात डाउनवर्ड की नहीं है, बात है कि इनसाइड आउटसाइड अपोजिट है, वो समझना है पॉइंट, ठीक है। मिटा दूं, देखो
अगर मान लो जैसे हम और केस लेते हैं, और केस क्या लेते हैं कि अगर देखा जाए, और अच्छा क्वेश्चन देखो, मान लो यहाँ पे एक लूप है, दिस इज लूप मीन्स दिस इज कॉइल, ठीक है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया। सही है। एक यहीं पे इसके पैरेलली एक दूसरी कॉइल रख दी और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और की लगा दी, ठीक, की लगाई, इसमें करंट ऐसे आएगा, इधर से देख रहे हैं, ठीक है, यहां से दोनों को, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब ये यहां से देख रहा है, तो इफ की इज प्रेस्ड इन ए, ये कॉइल ए है, ये कॉइल बी है, इफ की इज प्रेस्ड इन ए कॉइल में की को प्रेस किया तो ए में किधर करंट, करंट इन ए कैसा होगा, ऑब्जर्वर बताएगा किधर होगा, तो भाई ऐसे करके ही तो होगा सीधे, ठीक है, यहाँ से करंट ऐसे करके चलेगा ऐसे, तो ऐसे करके आएगा, ऐसे क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही तो की प्रेस करोगे तो वो करंट ज़ीरो से बढ़ेगा, तो धीरे धीरे करंट बढ़ेगा, तो जैसे धीरे धीरे, क्योंकि कॉइल में एकदम से करंट मैक्सिमम नहीं होगा, तो ज़ीरो से कुछ तो डेवलप होगा 5 एम्पीयर का, 0 से 1 2 3 4 5 हो जाएगा काफ़ी जल्दी, बट इसमें भी थोड़ा सा टाइम तो लगा। तो कहने का मतलब वो करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें करंट डेवलप होगा, इंड्यूस्ड करंट, इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी उसको समझने के लिए ऐसे समझो, इधर वाले फेस पे कैसा बना, एस पोल क्लॉकवाइज की वजह से, तो इधर वाला उसका अपोज करेगा। अपोज कैसे करेगा, तो अपोज ऐसे करेगा कि या तो यहाँ पर रखा है इधर एस पोल, तो इसमें भी एस पोल डेवलप हो जिससे रिपेल हो जाए, तो दूर भाग जाए, ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि इसमें जो इंड्यूस करंट होता है वो उसका अपोज करता है, ठीक है। और अपोज कैसे कर सकता है, अपोज ऐसे कर सकता है कि या तो गैप बना ले, दूर चला जाए, तो इसमें कोई करंट डेवलप ना हो। तो कहने वाला इधर वाले फेस पे एस डेवलप हुआ, तो मतलब उसके ए के इधर वाले फेस पे एस डेवलप हुआ, तो बी के उधर वाले फेस पे एस डेवलप हो जाए, तो इधर वाले पे एन डेवलप हो जाए, तो एन डेवलप हो जाए तो इधर से इसको एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट इन बी कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये ऑब्जर्वर के लिए बोल रहा हूँ मैं, और ऑब्जर्वर अपनी तरफ से ही देखेगा, यहाँ से उसको ये वाले फेस दिखाई पड़ेंगे, तो उसको कैसा करंट दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये तुम सोचोगे ये कैसे है, फिर से बताता हूँ। देखो अब ये कॉम्प्लिकेटेड तरीका क्या है, कॉम्प्लिकेटेड तरीका ये है कि अगर देखा जाए तो इधर एस और उधर एन, तो एस साइड से फील्ड लाइंस एंटर करती हैं, ठीक है, तो जैसे ही बढ़ेंगी तो कुछ ज़्यादा बढ़ेंगी, ठीक है, ज़्यादा बढ़ेंगी, तो कहने का मतलब उससे बताने में बता सकते हैं, बट वो तुमको और परेशानी कर देगा, इसलिए तरीका यही सीख लो, ये ज़्यादा सही है। ये वाला तरीका क्या है, ऐसे समझो कि इसमें इधर से एस पोल, तो इसमें भी एस पोल डेवलप हो जिससे ये दूर भाग जाए, क्योंकि अपोज करने का मतलब क्या है, वहीं पे रहेगा तो उसमें तो करंट डेवलप हो जाए, तो दूर जाने की कोशिश करेगा, इसलिए उधर वाले फेस पे एस डेवलप होगा, एस और एस रिपेल करते, तो इधर वाले पे एन डेवलप होगा, इधर वाले पे एन डेवलप होगा, तो एन के हिसाब से इधर एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा। और अगर मैं इसी में इफ़ की इज प्रेस्ड, लॉन्ग टाइम प्रेस कर दी काफ़ी देर तक, तो करंट कांस्टेंट हो जाएगा, करंट कांस्टेंट तो फ्लक्स कांस्टेंट, तो कोई मतलब नहीं, तो कोई करंट नहीं। लॉन्ग टाइम प्रेस
लॉन्ग टाइम प्रेस्ड, नो करंट इन बी में, बी की बात करें, बी में कोई करंट नहीं होगा, उसमें करंट कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब रिलीज करो, तो रिलीज करोगे तो मैक्सिमम से करंट धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। अब मैक्सिमम से करंट अगर धीरे धीरे कम होगा तो इस बात को समझो कि मैक्सिमम से अगर करंट धीरे धीरे कम होगा तो होगा क्या कि करंट जो हो रहा है तो इसमें जो करंट डेवलप हो वो उसे सपोर्ट करे तो इसके पास चला जाएगा ये। तो कहने का मतलब अभी भी इसमें ऐसे ही है, इधर से देखने में करंट की डायरेक्शन नहीं बदली, करंट की डायरेक्शन नहीं बदली, वैल्यू कम हो रही, तो कम होगी तो इसका सपोर्टिंग बिहेवियर होगा, तो ये दूर ना जाए, इसमें जो करंट डेवलप हो वो ऐसे डेवलप हो कि इसको सपोर्ट करना शुरू करे, तो ये इसको अट्रैक्ट करना शुरू करे। तो ऐसे है तो इस साइड एन बनेगा, इधर एस बनेगा, एस बनेगा तो इधर क्लॉकवाइज। तो करंट इन बी क्लॉकवाइज, करंट इन बी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इसको सोचना जो मैं कह रहा हूँ वो ये भी है, अगर तुम देखोगे कि इसको रिलीज़ करोगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कम होगा करंट कम होने की वजह से, तो कम होगा तो कम ऐसे करके जा रही हैं फील्ड लाइंस, ठीक है। तो फील्ड लाइंस ऐसे करके अगर जा रही हैं तो कहने का मतलब इससे एसोसिएटेड वो कम होना शुरू होंगी, तो इसमें जो करंट आए उसमें भी उसी डायरेक्शन में हो जिससे उसको सपोर्ट करना शुरू कर दें फील्ड लाइंस। सपोर्ट करने का मतलब ये हुआ कि इधर एस डेवलप हो और उधर एन डेवलप हो, तभी उसी डायरेक्शन में जाएंगी। तो एस इधर डेवलप होने का मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। अब बाकी पढ़ते हैं बाद में, गर्मी लग रही है बहुत।